नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान बना हुआ है और इस समय की बड़ी जानकारी ये है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार, अजीत पाटिल, जयंत पाटिल सब मातोश्री जा रहे हैं उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए। बैठक कुछ ही देर में होगी, करीब 6:30 बजे। तो महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने की कवायद चल रही है, क्योंकि जो तस्वीरें गुवाहाटी से आ रही हैं उनको देख के लग रहा होगा कि सरकार गई, किसी भी समय गई। लेकिन क्यों इतना विलंब हो रहा है, क्यों इतना समय लग रहा है? क्योंकि संख्या बल तो गुवाहाटी में है, लेकिन आज मातोश्री में और सेना भवन में भी नेताओं का जमावड़ा दिखा। बैठकें दोनों तरफ से हुई हैं। उद्धव ठाकरे ने आज जो पार्षदों की बैठक हुई उसमें वो जमकर बरसे हैं। जो विधायक पहुंचे गुवाहाटी, उन्होंने कहा कि फूल पत्तियां टूटने से जड़ें नहीं टूट जाती हैं। जो छोड़ गए उनके लिए बुरा क्यों लगेगा मुझे, मर जाएंगे शिवसेना नहीं छोड़ेंगे कहने वाले भाग गए हैं। शिंदे का बेटा भी सांसद है, कहा मुझे जाता है। और उधर आपको बता दें, शिवसेना बागी गुट के एकनाथ शिंदे का दावा है कि हमारे साथ 50 से ज्यादा विधायक हैं। एनडीटीवी से फोन पर एक्सक्लूसिव बातचीत में हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा से बातचीत में एकनाथ शिंदे लगातार संपर्क में रहते हैं और उन्होंने कहा है कि दावा किया है कि शिवसेना विधायकों की संख्या 40 है, क्योंकि 50 के करीब वो निर्दलियों को मिलाकर बता रहे हैं। शिंदे ने कहा है कि विधायकों पर कार्रवाई की अर्जी अवैध है, हमारे पास पार्टी के ज्यादा विधायक हैं। और दूसरी तरफ एक और यहाँ पे शरद पवार को धमकी दी है, ये कहना है संजय राउत का। ये उनके प्रवक्ता रहे हैं एनसीपी पार्टी के, और केंद्र में एक कैबिनेट मंत्री ने धमकी दी है, ये कहना है संजय राउत का। हम हार मानने वाले नहीं हैं। ये भी कहा है कि फ्लोर टेस्ट में भी जीतेंगे और सड़क से सदन तक हमारी जीत होगी। तो आपको बता दें, विधान भवन में उप सभापति यानी जो डिप्टी स्पीकर हैं नरहरि झिरवाल तमाम फैसला लेते हैं और वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके पास अर्जियां भी पहुंची हुई हैं और तेजी से यहाँ पर घटनाक्रम बदल रहा है यहाँ पे। तो आइए आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ते हैं और एक खास शख्सियत है यहाँ पे कैलाश पाटिल की। ये वो विधायक हैं जो सूरत तक नहीं पहुंचे, लेकिन उनको सूरत ले जाया जा रहा था, ये वापस आ गए। और आज जिस तरह से हमने देखा है कि उद्धव ठाकरे तमाम ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर से पार्षदों की उन्होंने बैठक की, उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी सेना भवन पहुंचे और बातचीत की है, तो एक तरह से फिर से ऊर्जा लाई जा रही है। और अब हम देख रहे हैं कि कैलाश पाटिल हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आप उन विधायकों में से विधायकों में से एक है जो वापस आए। सूरत आप नहीं गए, आप पहले वापस आए, क्या अनुभव रहा दर्शकों को बताइए आप। मैं जब वहाँ एमएलसी का इलेक्शन की वोटिंग हुई विधान परिषद की, उसके बाद हमें थाने लेके गए। एक हमारे सहकारी विधायक थे, उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब के साथ मीटिंग है इसकी ऐसा बोल के थाने लेके गए। उनके साथ उनका एक पीए भी था। पहले थाने में मेयर बंगलो है, वहां पे लेके गए, मेयर के बंगलो पे। वहां से हमें बताया गया कि शिंदे साहब आगे आप हमको मिलने वाले हैं, आप उधर चलिए। तो हम उधर जाने लगे। मुझे लगा कहीं तो सिटी में, थाने सिटी में ही मीटिंग होगी साहब के साथ, लेकिन गाड़ियां आगे जा रही थी। लेकिन मैंने 2-3 बार उनके पीए से पूछा कहाँ है साहब, तो मुझे 2-3 बार बोला कि आगे रुके हैं, हमें आगे जाना है। थाने पास हो गया, दूसरा शहर भी पास हो गया, गाड़ियां गुजरात की तरफ जा रही थी। मुझे कोई किधर तो मन में लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसकी वजह से मैं जब गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे गाड़ियां रुकी, वहां नाकाबंदी लगी हुई थी, ट्रैफिक बहुत थी, गाड़ियां रुकी, तो उसका फायदा लेके मैं गाड़ी से उतरा और उधर से मैं वापस मुंबई की तरफ एक 3-4 किलोमीटर चलते हुए आया। बाद में एक बाइक पे मैंने लिफ्ट मांगी, बाइक से थोड़े किलोमीटर आया मैं, और बाद में एक ट्रक से मैं दहीसर तक आया और उधर से मुझे जो गाड़ी लेने आई थी उस गाड़ी से मैं मुंबई पहुंचा। जी पाटिल जी, गुवाहाटी से जो तस्वीरें इस समय आज आ रही हैं, 40 से ज्यादा विधायकों का दावा किया जा रहा है जो शिंदे गुट के साथ हैं। इनमें भी क्या हो सकते हैं जिनको नहीं पता था कि वो सूरत जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जो पहले दिन गए उनमें से कुछ लोगों को
नहीं पता था, ऐसा मुझे आकलन है मेरा। और लेकिन बाद में जो जा रहे हैं पहले दिन दूसरे दिन से, उनको वो खुद की मन से जा रहे हैं, कोई उनका कोई, लेकिन पहले दिन जो गए थे उनमें से सभी को आकलन नहीं था, ऐसा मेरा कहना है। आज उद्धव ठाकरे ने पार्षदों से बात की है, संबोधन किया है। उन्होंने शिव सैनिकों को संबोधन में कहा कि जो फूल पत्ती चले जा सकते हैं, लेकिन जो जड़ है वो बची हुई है, उसको नहीं ले जा सकते हैं आप। लेकिन जो गुवाहाटी से तस्वीर आ रही है वो कुछ अलग ही चीजें बयां कर रही है। आपको लगता है क्या शिवसेना बची हुई है? बिल्कुल बची है। आप एक बात समझ लीजिए, जो विधायक 55 विधायक है महाराष्ट्र असेंबली में, उतनी ही शिवसेना नहीं है। शिवसेना के लाखों मेंबर्स है, प्राइमरी मेंबर्स है, बाकी के पंचायत समिति मेंबर है, जेडपी मेंबर है, कॉर्पोरेटर है, विधान परिषद के सदस्य है, लोकसभा सदस्य है, राज्यसभा सदस्य है। ये 55 लोग ही शिवसेना नहीं है, इतना समझ लीजिए जी। तो आप लोग बढ़ेंगे कैसे आगे? संख्या बल तो वहां ज्यादा दिख रहा है, रणनीति क्या? प्रोटेस्ट जब होगी तभी उसमें जो प्रोटेस्ट के लिए जब एमएलए यहाँ आएंगे, उसके बाद किसके साथ वो रहते हैं, उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है कैलाश जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में जिस तरह से तेजी से घटनाक्रम चल रहा है, बैठकों का दौर जारी है। आपको जानते हैं कि इस समय मातोश्री में एनसीपी के प्रमुख शरद पवार पहुंचे हुए हैं, अपने अन्य नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे से बैठक 6:30 बजे के करीब बैठक होने वाली है, उस पर भी अपने सहयोगियों से बात करेंगे। लेकिन आज जब घटनाक्रम बदल रहा था तेजी से, तो जो उपसभापति हैं, डेप्यूटी स्पीकर हैं, उन पर नरहरि झिरवाल, उन पर यहाँ पर सबकी नजर आ गई। आपको बता दें स्पीकर यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर हैं। तो उनके पास ये याचिका गई है उद्धव ठाकरे की तरफ से कि भाई 12 जो एमएलसी विधायक हैं इनकी आप सदस्यता रद्द करें। और फिर बाद में ये भी आया कि 4 और, तो करीब 16 की हैं। इनका रोल बहुत अहम हो जाता है। विराग गुप्ता हमारे साथ हैं, एडवोकेट भी हैं, लेखक भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विराग जी जुड़ने के लिए। तो जो ये महाराष्ट्र में संकट बना हुआ है इस समय, तो लग रहा है जो डिप्टी स्पीकर हैं वो काफी अहम भूमिका है। राज्यपाल पर भी आएंगे, लेकिन अगर धीरे धीरे खरामा बढ़े आगे तो आप जरा बताइए किस तरह की स्थिति को आप आंक रहे, क्योंकि अगर कानूनी तौर पर देखें, परसों एक चिट्ठी शिंदे गुट की तरफ से आई थी जिसमें 30 विधायकों की बात थी। फिर ये कहा गया कुछ ज्यादाओं की चिट्ठी आई है, लेकिन हस्ताक्षरों पर भी सवाल है, वो अलग बात है। लेकिन इस तरफ से उद्धव ठाकरे की तरफ से एक गई है अपील की डिस्क्वालीफाई किया जाए 12 विधायकों को, फिर 4 और को। किस तरह से आप देख रहे हैं स्थिति, जरा समझाइए। डिस्क्वालिफिकेशन बहुत ही पेचीदा मुद्दा है और ये सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पीकर्स हैं उनकी भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जो राजनीतिक दलों से संबद्ध स्पीकर हैं वो इस मामले में कानून के तहत निर्णय नहीं लेते हैं। और ये भी कहा कि रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में सही तरीके से फैसला हो, क्योंकि कब फैसला होगा, कैसे फैसला होगा, कितने दिनों में फैसला होगा, इस बारे में स्पष्टता नहीं है और समय भी लगता है। अभी तक जो मिनिमम समय में है वो राज्यसभा के चेयरमैन ने 3 महीने के भीतर डिस्क्वालिफिकेशन किया था। तो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जो स्टेप्स हैं कि नोटिस के बाद जो जिन लोगों के खिलाफ आरोप हैं, तो यह बताना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है और किस लिए उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, और उनका पक्ष सुना जाएगा लिखित में, व्यक्तिगत तौर पर, और उसके बाद ही स्पीकर या डिप्टी स्पीकर इस बारे में निर्णय दे सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जो पूरा खेल चल रहा है वहां तक पहुंच पाएगा डिस्क्वालिफिकेशन तक, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो दूसरा पक्ष अपने गुट को 2/3 बताते हुए असली शिवसेना का दावा करेगा। तो जब 2 तरह के विरोधाभासी क्लेम हैं तो वहां पर डिप्टी स्पीकर का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर हम संविधान के हिसाब से देखें तो जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर दोनों के पावर लगभग एक समान है, और उनके जो अपॉइंटमेंट की व्यवस्था है, जो उसका जो संवैधानिक प्रावधान है बड़ा ही सिंपल है, और जो रिमूवल का भी जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है। तो अगर डिप्टी स्पीकर को की बजाय स्पीकर की नियुक्ति करनी हो तो विधानसभा के नए सत्र में मेजॉरिटी के आधार पर नए स्पीकर की नियुक्ति हो सकती है। तो फिर यहाँ पर ये पेंच फंसेगा कि अगर डिप्टी स्पीकर को निकालने के लिए नोटिस 14 दिन की नोटिस जरूरी है, और अगर उनको नोटिस दे दी गई
तो फिर शायद वो अपनी जो भूमिका है वो कानूनी तौर पे वो बंध जाएंगे और वो शायद कोई निर्णय नहीं ले सकेंगे। तो विधानसभा का सत्र बुलाने में यहाँ पर गवर्नर का रोल है कि आर्टिकल 163 के तहत वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पे ही एक्शन लेते हैं, लेकिन 174 के तहत उनको जो पावर है विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए या दूसरी चीजों के लिए, तो क्या वो अल्पमत होती सरकार के हिसाब से कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। तो डिप्टी स्पीकर और गवर्नर दोनों की भूमिका आने वाले समय में बहुत ही अहम रहेगी। बिल्कुल। और अब मैं आपसे ये भी इसमें पूछना चाह रही थी, एक तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की भूमिका पे आपने बताया, फिर ये भी कहा जा रहा था कि जो ये जो सिंबल है, तीर कमान की बात है या बाघ का एक मैस्कॉट की तरह यूज करते हैं, इसकी भी लड़ाई होगी, वो कितनी अहम है या वो कब होगी या कैसे आगे बढ़ी जाएगी, कानूनी तौर पर जरा बता दीजिए। राजनीतिक दलों की जो व्यवस्था है उसको मोटे तौर पर 3 तरीके से समझ सकते हैं। एक है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए 1968 का एक सिंबल ऑर्डर है जिसके तहत चुनाव आयोग उसका रजिस्टर करता है। और जो विधानसभा और संसद में जो दलों की जो संख्या है और 2/3 का जो खेल है दल बदल कानून या 10वीं अनुसूची के तहत, उसके लिए सिर्फ विधायक सांसदों की संख्या ही पर्याप्त है। लेकिन जब हम सिंबल की बात करते हैं, जब राजनीतिक दल पर कब्जे का विवाद होता है, तो उसके लिए जो ऑर्डर के पैरा 15 में कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिसके तहत चुनाव आयोग ये फैसला करता है कि ये जो पार्टी है किसकी असली पार्टी है, और उसमें 2 बातें आती हैं, संगठन किसके साथ है और विधायकों की संख्या किसके साथ है, और इसमें काफी लंबी चौड़ी सुनवाई होती है और इसमें तो ये पड़ाव कब आएगा, ये पड़ाव कब आपको लगता है? ये अभी जल्दबाजी होगी सब चर्चा करना, आपका ये कहना है? हाँ देखिए, जो मुझे लगता है कि जो अभी स्टेप्स आने बाकी हैं दोनों तरफ से, एक तरफ से स्टेप ये आएगा कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो नोटिस है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, जिससे कि उनके पास 2/3 लोगों का बहुमत नहीं रहे, और उसमें डिप्टी स्पीकर अपना उनकी जो भूमिका रहेगी उसमें लंबा समय लगता है। दूसरी ये रहेगी कि 2/3 लोगों की मान्यता मिले, और उसके साथ साथ वो एक उनको बहुमत साबित करने के लिए बोले अल्पमत की सरकार के नाते, गवर्नर से बोले कि अल्पमत की सरकार है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि जो बहुमत का फैसला विधानसभा के पटल में हो सकता है, तो सारी बातें विधानसभा के पटल में ही होंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दिराग जी, ये तमाम चीजें समझाने के लिए। तो जो डिप्टी स्पीकर है उनकी भूमिका इस समय बहुत अहम है, क्योंकि आज वो विधान भवन में मौजूद हैं और देखते हैं किस तरह से कानूनी रूप से ये वहां पर आगे बढ़ती हैं परिस्थितियां। इस समय एक और बेहद खास मेहमान हमारे साथ है, विद्या चौहान, नेता हैं एनसीपी की। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, क्योंकि आज हमने देखा नारी शक्ति उतरी हुई थी जमीन पर, और पहली बार हमने देखा कि आप लोग आ रहे थे, बात कर रहे थे, और एनसीपी के नेता भी अब बोल रहे हैं खुल के। तो अब आप ये बताइए, आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? क्योंकि जो तस्वीरें गुवाहाटी से आ रही हैं वो तो यही संकेत दे रही हैं कि जो विधायकों की सबसे बड़ी संख्या तो गुवाहाटी में मौजूद है, तो किस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार को बचाने की कोशिशें हो रही हैं मुंबई में? जी देखिए, कल जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमारे आदरणीय नेता शरद पवार साहब हो, अजीत दादा हो, कांग्रेस के जो नाना साहब पटोले हो, अशोक चव्हाण जी हो, सब लोगों ने ये बताया कि हम लोग हमारे सीएम के साथ, उद्धव ठाकरे जी के साथ रहेंगे। और ये सब इसलिए चल रहा है कि ये महाआघाड़ी की जो सरकार है पिछले 2.5 सालों में कई परेशानियों का उन्होंने सामना किया है। यहाँ पर आपको मालूम है, जैसे कोरोना की जैसी महाबीमारी थी, फिर उसके बाद केंद्र सरकार का बिल्कुल सहयोग नहीं है, जीएसटी के पैसे भी हमारे उन्होंने नहीं दिए हैं। आर्थिक स्थितियां इतनी खराब होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम महाआघाड़ी के सरकार ने किया। उसके बाद सीएम को जो ब्लेम कर रहे हैं वो सीएम को ब्लेम करना नहीं है। ये जो भाजपा और देवेंद्र फडणवीस की जो टीम है वो पूरे 2 साल से यही कर रही है कि किसी भी हालत में महाआघाड़ी की सरकार टिकनी नहीं चाहिए, और इसके लिए हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं वो सब जनता ने देखे हैं। तो मुझे यही कहना है कि इसी का एक भाग है ये जो आज चल रहा है, आपको लगता है तो ये सब किया कराया हुआ भाजपा का है, और ये चाहते हैं कि यहाँ पर महाआघाड़ी की सत्ता महाराष्ट्र में स्थिर न रहे,
और इसके लिए इनका साथ किसने किसने दिया। जी विद्या जी, आपकी आवाज चली गई है। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी आवाज आ जाए हम तक, तो हमारी जनता, जो हमारे दर्शक हैं, वो आपको सुन सकेंगे। और ये बहुत अहम है जो हमने देखा किस तरह से। हाँ बिल्कुल, विद्या जी आ गई। मेरा जी मेरा एक सवाल आपसे, जी मेरा एक सवाल आपसे ये भी था विद्या जी, कि कहा जा रहा है कि जो गुवाहाटी में लोग मौजूद हैं उनके साथ एक महाशक्ति है, लेकिन आप लोगों की रणनीति क्या होगी? क्योंकि यहाँ पर कानूनी लड़ाई, संख्या बल को अगर देखते हुए अगर कहा जाए कि पार्षद वगैरह आपके साथ हैं, तो कितने जमीन से जुड़ने की, जो जड़ को मजबूत करने की बात कर रहे थे उद्धव ठाकरे, फूल पत्तियां कट जाएं लेकिन जड़ तो यहीं पे, लेकिन जड़ कितनी मजबूत है, कितने पार्षद साथ हैं? क्योंकि मैं अपनी सहयोगी पूजा को सुन रही थी, थाने से जहां से शिंदे जी आते हैं वहां से कहा जा रहा है वहां के पार्षद संपर्क में नहीं है शिवसेना के, लेकिन महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है, वहां के पार्षद, कितने पार्षद संपर्क में हैं, या जड़ें कितनी मजबूत हैं? क्या आंकलन है आपका? जी देखिए, महाराष्ट्र में चाहे शिवसेना हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, हम लोगों की जड़ें बहुत ही मजबूत है। और ये आप जो विधायकों की बात कर रही है कि विधायकों को पहले तो सूरत में लेके गए, क्यों सूरत में लेके गए आप? अगर आपने चोरी नहीं की है तो आपने सामने सामने बोलना चाहिए कि भाई हम लोग, ये जो विधायक है इनका ये फर्ज बनता था कि भाई ये मुख्यमंत्री के साथ बैठे, ये महाआघाड़ी के लोगों के साथ बैठे, लेकिन ये नहीं है। ये जो हो रहा है ये प्री प्लान किया हुआ काम है, और ये देवेंद्र फडणवीस जी और इनके जो लोग हैं ये यही करने में जुटे हुए हैं। अभी एकनाथ शिंदे जी जो है, आज आपको लगता है कि वो, लेकिन वो रिक्शा चलाते थे पहले महाराष्ट्र में, और आज वो इतने बड़े बन गए हैं। वो किसकी वजह से बन गए हैं? शिवसेना की वजह से बन गए हैं। और वो खुद इतना, उन्होंने, जब वो शिवसेना के साथ सरकार में थे तब यही एकनाथ शिंदे बोल रहे थे कि हमें देवेंद्र जी के सरकार में कुछ नहीं मिलता है, और हर एक शिवसेना के मिनिस्टर की हालत ये थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री कम और डिक्टेटर ज्यादा थे। तो इसका एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने ये तय किया कि इनको कोई जबरदस्ती नहीं की थी किसी ने, ना ही शरद पवार साहब ने की थी, ना ही कांग्रेस ने की थी, लेकिन उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद सब लोग खुश थे। फिर एकनाथ शिंदे जी को अचानक क्या हो गया? तो ये जो है ये गलती है, और ये सब जो आखिरी सवाल उधर गए हैं। जी विद्या जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि जो संजय राउत हैं, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट बयान दिया है कि शरद पवार को धमकी मिली है, केंद्र के कैबिनेट मंत्री से धमकी मिली। क्या ये कुछ सच्चाई है, या क्या पता है आपको इसके बारे में? देखिए, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है कि जो शरद पवार साहब को धमकी दे सके। ये मोदी और शाह जी का जो गवर्नमेंट आया है बीजेपी में, तो इनके होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी है ना, तो उनके ऊपर तो बहुत सारे आरोप है। तो वो धमकियों के सिवा क्या करते हैं? ईडी क्या कर रही है? सीबीआई और कोई भी केंद्रीय यंत्रणा जो है, इसका काम क्या है? लोगों को परेशान करना। ये कितने जो शिवसेना के आमदार गए हैं, एमएलए गए हैं, उनके ऊपर ईडी की इंक्वायरी शुरू है। परेशान किया। अभी संजय राउत बोलते, संजय राउत जी को भी उन्होंने परेशान किया है, लेकिन संजय राउत हो चाहे दूसरे कोई हो, वो लड़ते रहे इनसे। हम लोग सब लड़ने वाले लोग हैं। छगन भुजबल जी को तो 2.5 साल तक इन्होंने जेल में रखा था, और उसी की वजह उन्होंने सबको धमका धमका के, जब सीएम देवेंद्र फडणवीस थे, उन्होंने अपने पार्टी में उन्होंने ले लिया, और आज भी यही कर रहे हो। उनको मालूम है कि अगर महाआघाड़ी की सरकार अच्छी तरह काम कर रही है तो इनको गिराना जरूर है। अगर ये 3 पार्टियां, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना एक साथ आती है, तो यहाँ महाराष्ट्र में, ये पुरोगामी महाराष्ट्र है, यहाँ इनकी दाल नहीं गलने वाली। इसलिए ये सब प्री प्लान गेम किया है। लेकिन आज भी मैं आपको बताती हूँ, अगर 2 साल के बाद भी अगर चुनाव होते तो इनका एक भी विधायक जो आज बागी हो गए हैं, एक भी चुन के नहीं आ सकता। चलिए विद्या जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपनी बातें, अपनी राय हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देख सकते हैं किस तरह से दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से दावे मजबूती से हो रहे हैं। और आइए अब सीधे हम चलते हैं अपने सहयोगी सोहित मिश्रा के पास, जो कि विधान भवन में मौजूद हैं। सोहित, एकनाथ शिंदे आप ही से बात कर रहे हैं और आपके माध्यम से चैनल को पता लग रहा है कि अब उधर क्या हो रहा है, लेकिन इधर क्या हो रहा है मुंबई में विधान भवन में, जरा बताइए दर्शकों को।
जी देखिए, यहाँ पर भी लगातार चर्चा जारी है और अपने अपने तरह से काम किया जा रहा है उद्धव ठाकरे के खेमे की ओर से। अभी जब हम बात कर रहे हैं ठीक उसी समय उद्धव ठाकरे सभी जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे हैं, जहां पर वो पानी और खेती से जुड़े कई समस्याओं पर वो फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं मैं कहाँ पर हूँ। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये विधान भवन है और यहाँ पर शिवसेना के कई सारे नेता मौजूद हैं। ये उद्धव ठाकरे के खेमे के नेता हैं जो यहाँ पर डिप्टी स्पीकर हैं नरहरि झिरवल, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कल तक इन्होंने 12 विधायकों को बर्खास्त करने की एक पत्र दी थी। आज और 4 विधायकों का वो एक प्ली जो है पिटीशन है वो लेकर पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर 16 विधायकों को बर्खास्त करना चाहते हैं। देखिए आज दोपहर को उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो उनके पार्टी ऑफिस बेयरर्स हैं उनसे बातचीत की, कई बड़े पैमाने पर शिवसेना भवन में भी पहुंचे थे। उसके बाद अगर आप देखें तो उद्धव ठाकरे के खेमे वाली शिवसेना एग्रेसिव हो चुकी है। जो विधायक बाहर गए हुए हैं, जो गुवाहाटी गए हुए हैं, उनके इलाकों में अब प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। कई लोगों के तस्वीरों पर कालिक पोती जा रही है और अब अपने आप को एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश उद्धव ठाकरे खेमे की ओर से की जा रही थी। परसों तक ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ उनके लिए खत्म हो चुका है, लेकिन कल से जिस तरह से आप देखिए 2-3 मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले मैंने संजय राउत से कल दोपहर को बात की, तब उन्होंने कहा कि फ्लो टेस्टिंग के लिए तो आपको मुंबई और महाराष्ट्र में आना, आप महाराष्ट्र में आइए तो आपको पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। यही बात बाद में शरद पवार शाम को कहते हैं कि फ्लो टेस्टिंग के लिए आपको यही मेरे पीछे जो है विधान भवन है वहीं पर आपको आना है और यहाँ पर आंकड़े साबित करना है। यहाँ पे आप सूरत से, गुजरात से, आसाम से विधायकों को नहीं ला सकते हैं, यहाँ पर आप आइए तो। और आज जिस तरह से या कल भी आप देखें उद्धव ठाकरे जो ऑफिस बेयरर से बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अभी फ़िलहाल उनके पास आंकड़े नहीं हैं क्योंकि ये विधायक धीरे धीरे गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, लेकिन आना तो इनको मुंबई और महाराष्ट्र में है। तब किस तरह से एक माहौल बनाया जाए कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है जो अभी इतना मजबूत लग रहा है उसमें से कुछ इस तरफ आ जाएं और हमारी संख्या बल ज़्यादा हो जाए। 37 विधायक कम से कम एकनाथ शिंदे को चाहिए। अगर उससे कम शिव सैनिक विधायक होते हैं उनके पास तो फिर उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ भी लग सकता है। तो इसलिए एक तरफ उद्धव ठाकरे अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिस एकनाथ शिंदे से जब मैंने सुबह बात की तब उनका यही कहना था कि वो इस विप को मानते ही नहीं है। उनका कहना है कि आंकड़े हमारे पास हैं तो इस तरह से आप हमें बर्खास्त नहीं कर सकते। एक पत्र उन्होंने भी यहाँ पर नरहरि झिरवल को दिया हुआ है। तो दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हैं। एकनाथ शिंदे को भी पता है कि इतना आसान नहीं होगा अपने सभी विधायकों को बनाए रखना। उन्होंने 2019 में देखा है, उद्धव ठाकरे माफ़ कीजिए अजित पवार खुद चले गए थे देवेंद्र फडणवीस के पास, उनके साथ भी कई विधायक गए थे, लेकिन एक एक कर वापस वो आते हुए नजर आए थे। इसलिए इस बार जो रणनीति होगी, जो तकनीक होगी वो कुछ अलग होगी और वही किया जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत अहम जानकारी आप हमें दे रहे हैं किस तरह से शिवसेना एक बार फिर से अब ऊर्जावान बनने की कोशिश कर रही है। मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज हमारे साथ सेना भवन से मौजूद है, लेकिन पूजा मुझे कहा जा रहा है ब्रेक लेने के लिए। एक ब्रेक लेती हूँ और फिर आपके पास आऊंगी। बने रहिए देश की बात के साथ। तो आइए सीधे चलते हैं मातोश्री। हमारे सहयोगी सुनील सिंह यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे से मिलने शरद पवार पहुँच चुके हैं अपने बाकी नेताओं के साथ। जी सुनील, आज हमने देखा किस तरह से एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, नेतागण वो सड़क पर नजर आए, बात भी हमने कुछ की है। तो एक एग्रेसिव पॉस्चरिंग या ऊर्जा भरने की कोशिश की जा रही है जो उधर गुवाहाटी से तस्वीरें आ रही हैं उससे मुकाबले के लिए। बिल्कुल निधि, दरअसल कल ही जिस तरह का शरद पवार का तेवर था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली थी और उन्होंने कहा था कि पहले उन्हें यहाँ आना होगा, गुजरात और गुवाहाटी में रहकर काम नहीं होगा, यहाँ आना होगा और यहाँ फ्लोर टेस्ट से उन्हें गुजरना होगा। तो साफ तौर पर उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी थी कि इतनी आसानी से सत्ता नहीं छीनी जा सकती है।
और उसके बाद से ही हमने देखा कि अलग अलग मोर्चों पे अभी जैसे कि शिवसेना में भी जो बागी विधायक हैं उनके दफ्तरों पे आसपास कुछ आज दिन में शिव सैनिक जमा हुए। अभी एक मंगेश पडालकर जो है उनके यहाँ पे थोड़े से एक विरोध प्रदर्शन हुआ है, हल्की सी तोड़फोड़ की कोशिश हुई है। और एनसीपी की तरफ से भी यहाँ पर जो महिला विंग की अध्यक्षा हैं विद्या चौहान यहाँ पर दोपहर में आई थी, कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों को लेकर भी आई थी और यहाँ पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और सबका यही कहना था कि देश में एक जो नई प्रवृत्ति चली है लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई सरकारों को गिराने की, वो बहुत ही घातक है और उसका विरोध करने के लिए हम लोग जमा हुए हैं। और उसी का हम कह सकते हैं कि और आगे बढ़ाने के लिए उस नीति को यहाँ पर शरद पवार अब खुद आए हुए हैं, साथ में उनके उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी हैं, एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल हैं, प्रफुल्ल पटेल के भी होने की भी सूचना है। अब वो सभी यहाँ पर मातोश्री में आए हुए हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं अब वो सरकारी जो बंगला है उस पर नहीं रहते हैं वर्षा में, बल्कि वो यहाँ से अपना सामान लेकर आ चुके हैं मातोश्री में। तो यहाँ पर मीटिंग होगी और यही मीटिंग में एक तो शरद पवार संबल देंगे उद्धव ठाकरे को, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी उनकी नासाज चल रही है जो जानकारी मिली है, और क्या रणनीति होगी, कैसे इस पूरी संकट की घड़ी से निपटा जाएगा, कैसे सरकार बचाई जाएगी, ये सब बातें अब यहाँ पे तय होगी। तो साफ तौर पर ये हम कह सकते हैं कि जो शरद पवार हैं उन्होंने फिर से अपनी रणनीतिक सूत्र जो है वो संभाल लिया है और वो पूरी कोशिश में है कि सत्ता इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, सत्ता भी बचाएंगे और पार्टी भी बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए सुनील। बने रहिए और हम तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद भवन पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। पर्चा भरने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और एनसीपी चीफ शरद पवार से बात की और उनसे समर्थन मांगा। हालांकि उन्हें किसी अन्य दल के समर्थन की जरूरत नहीं है, क्योंकि नवीन पटनायक और बीजेडी और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन के बाद वो बहुमत के आंकड़े को पार करती दिख रही हैं। देश की बात में खबर है अब कर्नाटक से। प्रधानमंत्री मोदी के बेंगलुरु आने पर जिन सड़कों को दुरुस्त किया गया था, बीबीएमपी ने 2 जगह, आपको बता दें, वो जगह जो सड़कें थी वो अब उधड़ने लगी हैं, यानी 2 दिन भी नहीं टिक पाई हैं ये सड़कें। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बेंगलुरु महानगर पालिका ने 23 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं मैसूर में सड़कों की हालत सुधारने के लिए 33 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इतने खर्च के बाद भी सड़कों की हालत क्या है आप खुद देख सकते हैं। और इसी जानकारी के साथ देश की बात में इतना ही। नमस्कार।